स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को 5 चैप्टर स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो बात स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के साथ हमारी कहानी स्टार्ट होगी। द फर्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी सॉल्यूशन को एक और चैप्टर का नाम देते हैं जिसका नाम है फिजिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया, इसको इस दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन या फिजिकल इक्विलिब्रिया, ये आपका पहला चैप्टर है 12th का जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के अनुसार दूसरा या तीसरा चैप्टर है। तो वास्तव में हम लोग सॉल्यूशन में क्या स्टडी करते हैं, क्या नहीं स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ कहना क्या चाहता है, इन सारी चीज़ों का देखते हैं वन बाय वन। तो कहा जाता है कि वास्तव में ये हमारा सॉल्यूशन क्या है। कोई भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो सॉल्यूशन जो होता है सब्सटेंस होता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको जो देखना है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, इस चीज़ का स्टडी करना है। इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है फिजिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो वास्तव में सॉल्यूशन क्या है एक हमारा, तो सॉल्यूशन एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है ना। सॉल्यूशन क्या है हमारा? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है। इस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड आता है होमो। होमो का मतलब है सेम और जीनियस का मतलब है फेज या पार्ट। सेम का मतलब क्या है? ओनली वन। कहता है कि जिस मिक्सचर के पास केवल एक ही फेज एग्जिस्ट करता हो वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और वह होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब सवाल ये होता है कि वास्तव में मिक्सचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो मिक्सचर क्या है? तो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम लोग मिलाते हैं और मिलाने के बाद किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है, सिंपली वो एक दूसरे के साथ रह जाते हैं, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर। मतलब कि कोई पार्टिकुलर मटेरियल उसमें नहीं दिखेगा। आप जितने भी मटेरियल्स मिलाओगे सारी मटेरियल्स उसमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। तो मिक्सचर क्या है? कि इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इम्प्योर सब्सटेंस is formed by mixing of 2 or more components where no chemical change या केमिकल रिएक्शन वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कहता है कि मिक्सचर क्या है? वास्तव में एक ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन क्या होता है? मिलाने से होता है। किसको मिलाना है? तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाइएगा और मिलाने के बाद एक बड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं और किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स वो सिंपली क्या है? मिक्सचर है। इसी को आप बचपन में पढ़े हो कि 2 या 2 से जब अधिक सब्सटेंस को इम्प्रॉपर रेशियो में मिलाते हो, तो जब आप इम्प्रॉपर रेशियो का मतलब आया हुआ कि जैसे मन किया, जो मन किया वो मिला दिए, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो वो वहाँ का लैंग्वेज है। हमने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा है। क्या बोला गया? इम्प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कहता 2 या 2 से चीज़ों को मिलाने के बाद जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सर बोलते हैं।
अर्थात मिक्सचर बनने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? केवल और केवल फिजिकल चेंज दिख सकता है, केमिकल चेंज नहीं दिख सकता है। तो वही बोलता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन, अब बताओ कि मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, तो सॉल्यूशन भी कैसा सब्सटेंस होगा हमारा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा। कैसा सब्सटेंस होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलते, किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जिसके पास कितना फेज दिखता हो, कितना पार्ट दिखता हो, केवल एक फेज या पार्ट दिखता हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? होमोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। और वही होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन, अर्थात जब भी कोई होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, दैट मीन्स इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। किसको एक्सप्रेस करना है? तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस पैरामीटर का यूज करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन। तो ध्यान देना, अब कहता है कि अगर हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, तो कहता है कि सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस पैरामीटर का यूज करते हैं उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। अर्थात सॉल्यूशन को जब भी हमको एक्सप्रेस करना है तो कैसे कर सकते हैं? कंसंट्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन को? कंसंट्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, बात की बात करेंगे हम लोग। तो यहां से एक सॉल्यूशन का डेफिनेशन बाहर आता है कि सॉल्यूशन वास्तव में है क्या, सॉल्यूशन वास्तव में है क्या। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो देखो क्या लिख रहे हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, of two or more components, two or more components whose concentration can be changed by a limit is called solution। देखो, एक जो रियल कंसेप्ट है सॉल्यूशन का वो मैंने डेफिनेशन के तौर पे लिखवाया। सॉल्यूशन जो आप लोग याद करो, क्लास 9 10 में जब सॉल्यूशन पढ़े हुए तो क्या लिखते थे? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। दैट्स इट, इतना बोल के चले गए। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो आधा अधूरा डेफिनेशन है, आधा अधूरा कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? और मिक्सचर बनता कैसे है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने से, जहां पर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दूसरी तीसरी बात कि उस सॉल्यूशन के पास फेज कितने होंगे? एक फेज होगा, दैट्स इट। और जब भी दिखाना है तो किसको दिखाना है? ये सॉल्यूशन की कहानी है। अब ये सॉल्यूशन के अंदर जितना कहानी है, इस कहानी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन का डेफिनेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक होमोजेनियस मिक्सचर, किसका? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। यस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट, ओके। हुज कंसंट्रेशन, जिसके कंसंट्रेशन को हम बदल सकते हैं एक लिमिट तक, इनफाइनाइटली नहीं बदल सकते, एक लिमिट तक बदल सकते। मतलब सॉल्यूशन को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन में, तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कंसंट्रेशन चेंज लिखा गया है ना, चेंज मतलब बढ़ना भी हो सकता है और तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही कर सकते हैं, इनफाइनाइटली नहीं कर सकते हैं। दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा सा डाउन दिखा दो, है ना? इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत?
नहीं ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कहानी क्या है? तो जैसे जैसे लिखते हैं बोर्ड पे वैसा ही लिखने का हैबिट डालना, थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ना। लैंग्वेज भी लिखना है, जैसे लैंग्वेज तो लिखना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरह से तोड़ के अगर पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझना आसान होगा। हम पहले भी ये बात बोलते थे। और अगर हर चीज़ को लाइन में पिरोना शुरू कर दोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही चीज़ फील करते हो कि नहीं ऐसा करो? तो बस जैसे लिखते हैं वैसे लिखने का हैबिट डालना, ठीक है? तो काम करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अपना काम कर लिए, अब बैठ करके लिखोगे तो टाइम लैकिंग ना होगा, क्योंकि आपके पास ओनली 40 to 45 मिनट्स है। 40 to 45 मिनट्स है। तो क्या दो ऑप्शन है, या तो आप रेगुलर लिखते चलो, साथ में समझते चलो, लिखते चलो, एंड द सेकंड ऑप्शन इज क्लिक द फोटो। ओके भाई, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन कम करो तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर कुछ ऐसा होगा कि रिएक्शन बहुत दूर तक होगा। अरे क्या बोले, साथ में लिखते चलो। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा क्या, फोटो ले लो, क्योंकि आपके पास ओनली 40 मिनट्स 45 मिनट्स है। या तो तुम 45 मिनट्स में 25 मिनट लिखने में समय बर्बाद करो, या 20 मिनट पढ़ाई होगी। देखो, समझदारी इसी में है कि थोड़ा स्मार्ट बनो, तो ज़्यादा समझदारी है, आप ही लोग को फायदा करेगा वो समझदारी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन की बात कर लिए, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन की बात कर लिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या बात करते हैं, ये सारी बात कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन में आगे डिस्कस करने के पहले सॉल्यूशन का कंटेंट्स देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। कंटेंट्स, थोड़ा कंटेंट का स्टडी कर लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या चीज है ना? तो हम लोग बात कर लेते हैं। पहला कंसंट्रेशन स्टडी करना है आपको, कंसंट्रेशन का स्टडी करना है आपको। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का स्टडी करना है आपको। फिर आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid in liquid, solubility of liquid in liquid, solubility of liquid in liquid स्टडी करना है। फिर आगे solubility of गैस इन लिक्विड। और जब इस कंटेंट को स्टडी करोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आएगी, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बात करेंगे हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और एग्जामिनेशन में आता भी है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। फिर अगर बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। इतनी ही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है मैंडेटरी तौर पे, जिसमें अगर हम क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन देखो, हालांकि सब टॉपिक से इससे भी मिल जाता है, इससे भी आता है क्वेश्चन, इससे भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से,
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है तो एबनॉर्मल का हिसाब किताब लग ही जाता है। तो चारों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पांचों टॉपिक से, ठीक है। तो सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या क्या है, तो एक तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दोनों सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कुछ भी हो जाएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे देखने को, ईच एंड एवरी कंडीशंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आगे देखते हैं, तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात करना शुरू करते हैं कि बनता कैसे है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, कहाँ से बनता है, क्या बातें हैं सॉल्यूशन में, क्या छिपा हुआ है इसके अंदर, कौन कौन सी कहानी छिपी हुई है, कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए क्या हुआ, हाँ इस पूरे चैप्टर की कहानी है। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, तकलीफ तो बहुत कुछ है दुनिया में दोस्त इसी तकलीफ में जो जीने सीख गया वो आगे बढ़ गया। वांट ऑफ फैक्टर, HOFF है, वांट ऑफ फैक्टर। अब कहता है किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनता कैसे। तो देखो जब भी किसी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनने के लिए क्या चाहिए, एक सॉलिड होता है, और जब इस सॉलिड को हम लोग किस में मिला देते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मतलब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनकर बाहर आता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनकर के बाहर आता है, उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हमने क्या नाम दिया है, सॉल्यूशन दिया है। और इस सॉल्यूशन को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो किसके मदद से, कंसंट्रेशन के मदद से एक्सप्रेस करते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब कहता है कि सॉलिड हम बोलते किसको हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड बोलते किसको हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो सॉलिड इसको बोलते हैं जो घुलता है ना। सॉलिड किसको बोलते हैं, जो घुल जाता है, मतलब क्या हो गया, द सब्सटेंस that can be dissolved, जिसको घुलाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं कि द सब्सटेंस in which solute is, या ऐसे करते हैं in which dissolution takes place, in which dissolution takes place। सॉलिड के रेस्पेक्ट में नहीं लिखवाएं, थोड़ा अलग तरीके से लिखवाएं। क्या, सॉलिड इसको बोलते हैं जो घुलने की कैपेसिटी रखती है, मतलब जो घुल जाता है। और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं कि जिसमें घुल जाता है कोई भी चीज़, मतलब इन विच डिसॉल्यूशन टेक्स प्लेस। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या, घुल जाना, ठीक है ना। तो जिसमें कोई चीज़ घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, अब सॉलिड और सॉल्वेंट की बात करें तो ये सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं सॉलिड और किसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉलिड हमेशा क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है कि लेस अमाउंट में होता है। तो ये ऑलवेज क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। इसका अमाउंट कैसा होता है, ऑलवेज लेस होता है। और ये क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। तो जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो लेस अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टडी करना शुरू करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करना शुरू करें तो क्या होगा। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करना शुरू करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बात किया कि शुगर ले लिए, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज ही ले लिए, और इधर से हमने लेट मान लिया वाटर ले लिए। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमने लिया कितना, 180 ग्राम। और यहाँ से भी मान लेते हैं कि इसको भी ले लिए कितना, 180 ग्राम ही, दोनों को 180 ग्राम ले लिए।
तब दोनों तो बराबर बराबर दिख रहा है, दोनों क्या दिख रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका अमाउंट ज़्यादा है किसका अमाउंट कम है? तो यस, अमाउंट का रियल मीनिंग क्या होता है? मोल। अमाउंट का रियल मीनिंग क्या है? मोल। तो इस मीनिंग का यूज करेंगे। तो 180 ग्राम का मतलब कितना मोल बता दो? दिस इज 1 मोल। और ये कितना मोल है? 10 मोल है। तो ज़्यादा मात्रा में कौन है? तो ये क्या है? मोर है। और ये क्या है? लेस है। तो ये मोर है ये लेस है, इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल चिपका दो फटाफट। क्या लिख सकते हैं? एक दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं तो अगर लेट मान लेते हैं कि C6H12 C6H6 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं C6H5CH3। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टॉलिन। एक बेंजीन है और दूसरा क्या है? टॉलिन है। एक बेंजीन है और दूसरा टॉलिन है। अब ध्यान देना जरा, कितना? ये मान लेते हैं कि 7.8 ग्राम लिए। ये कितना ले लिए? 7.8 ग्राम ले लिए, या चलो 78 ग्राम ही रखते हैं। और ये कितना ले लिए? या 78 का 39 होता है। ये कितना हो जाएगा आपका? तो बरसते 84 है, 84 या 8, 84 8 92 ना, 92। तो 92 का मतलब कितना? 46 ग्राम। ठीक है, 46। तो ये 46 भी नहीं बोलिए इसको, हम लोग मान लेते हैं दिस गोज टू 40 ग्राम, मान लेते हैं 40 ग्राम। तो ये कितना मोल हो जाएगा बताओ? तो अगर इसको लिखोगे तो 39 बाई कितना? 78, मतलब कितना हो गया? 0.5 मोल नहीं। और ये कितना वैल्यू आ गया? 40 बटा कितना? 92, मतलब कितना आ गया? लेस देन 0.5 मोल आएगा। इतना तो पता है। तो इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज सॉल्वेंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सॉल्यूट सॉल्वेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है, जो ध्यान रखने वाली बात है ऑलवेज, है ना, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से बुलाते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता चले और पानी अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सॉल्वेंट है। कोई दूसरा कंपोनेंट है और पानी साथ में है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? वाटर सॉल्वेंट है। या किसी सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाए, या फिर किसी सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाए और उसमें सॉल्वेंट का कोई चर्चा ना हो, ना डिमांडिंग हो, तब क्या अंडरस्टूड होगा आपका? कि वाटर ही है जो कि हमारा सॉल्वेंट है ना? तो आई थिंक ये बेसिक बात है, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सॉल्यूशन का बनना कैसा प्रोसेस है? अब मैकेनिक्स वाइज बात करते हैं थोड़ा, के सॉल्यूशन के बनने के मैकेनिक्स को देखते हैं। अर्थात इसमें एनर्जी का क्या रोल है, क्योंकि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो इसका भी एक बड़ा क्या है? एनर्जी का एक बड़ा रोल है। तो जरा एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि आखिर सॉल्यूशन का खेल क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्या बोले कि सॉल्यूशन की बनने की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अगर कोई सॉल्यूट जो रहेगा मिक्सचर, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट बराबर रहेगा, तो उसमें कैसे पहचानें? तब फिर आप उसके नेचर को स्टडी करिए कि आखिर वो कंपोनेंट कैसा है, वो कंपोनेंट कैसा है। जैसे देखो, अगर लेट मान लो कि जनरली जो होता है, अगर हम सॉलिड कंपोनेंट लेते हैं
अगर सॉलिड कंपोनेंट लेते हैं तो फिजिकल स्टेट से भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि अगर सॉलिड है लिक्विड है तो लिक्विड मस्ट बी सॉल्वेंट, लिक्विड मस्ट बी सॉल्वेंट। लेकिन अगर फिर तुम नेचर देखोगे, क्या देखना है, पोलर नॉन पोलर नेचर भी देखना होगा आपको। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कभी भी आयनिक नेचर का नहीं होता है, वो जब भी होगा तो क्या होगा, पोलर होगा। ऑलवेज क्या होगा आपका, पोलर होगा। ठीक है, कोई गैस कंपोनेंट भी है अगर पोलर है और इधर से कोई लिक्विड कंपोनेंट है वो भी पोलर है, तो डेफिनेटली लिक्विड कंपोनेंट जो पोलर नेचर का वो क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। समझ रहे हो ना। तो मॉलिक्यूल्स के नेचर से भी आपको डिसाइड करना होता है, जो हम आगे बात करेंगे, आगे जाकर के बात करेंगे। कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो एक छोटा सा नमूना, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब आगे हम लोग को देखते जाना बहुत सारी बातें कि सॉलिड कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन बनकर बाहर आया है, जो हमारा सॉल्यूशन बनकर बाहर आया है उस सॉल्यूशन का जरा थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर लेते हैं, एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि सॉल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन मार्क ये है कि सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन होता है वह स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सॉल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, क्वेश्चन मार्क यही है हमारे पास। अब इसको समझना होगा कि आपको कैसे। तो कहता है कि स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन का यूज करते हैं जिसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ध्यान से समझना। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, तो इस इक्वेशन का नाम है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ध्यान से समझना बात को, ये इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ध्यान दीजिएगा एक एक बात, क्योंकि एक एक बात इसमें क्वेश्चन बन जाएगा आपका। डेल जी क्या है, डेल जी क्या है, दिस इज चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। कौन सा इंथैल्पी, तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जिसके लिए बात करेंगे उसी का नाम देंगे इंथैल्पी चेंज। तो किस प्रोसेस में एनर्जी चेंज देख रहे हैं ये हमको देखना मैंडेटरी है। किस प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज देख रहे हैं, सॉल्यूशन के बनने में देख रहे हैं, तो ये एनर्जी किसकी होगी, सॉल्यूशन की एनर्जी। ये फ्री एनर्जी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। ये इंथैल्पी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, एग्जैक्टली। और ये टी क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर इन केल्विन। और डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना। जब कोई सॉल्वेंट है, जब कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट सिस्टम में, सॉल्वेंट के पार्टिकल अकेला और घूम रहा होता है। ठीक है, हमने अभी तक एनर्जी लेने देने की बात नहीं की, या यूं कहो कि टेम्परेचर का वेरिएशन भी हमने नहीं, टेम्परेचर का कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। दैट मीन मान के चलना है कि टेम्परेचर क्या चल रहा है आपका, फिक्स है कि बदल रहा है, टेम्परेचर आपका फिक्स है, ये मान कर चलना है। तो क्या बोला गया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस का खेल है। तो समझनिए बात को कि जब एक सॉलिड सॉल्वेंट में जाकर मिलेगा, जब एक सॉलिड सॉल्वेंट में जाके मिलेगा तो क्या होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ने के चक्कर में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आसपास जाना चाहेगा, और एक दूसरे के पास जाने के चक्कर में क्या होगा, उसका मूवमेंट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मूवमेंट बढ़ेगा तो मूवमेंट दैट मीन्स रैंडमनेस, और रैंडमनेस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। जब रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा कि घटेगा, एंट्रोपी उसका, एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा,
बढ़ेगा, और जब एंट्रोपी बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव की नेगेटिव, राइट? कोई दिक्कत? तो सॉल्यूशन बनने के दौरान अगर कोई सॉल्यूशन बनकर बाहर आ रहा है, कोई सॉल्यूशन बनकर बाहर आ रहा है, तो उस सॉल्यूशन के लिए अगर हम क्या बोल सकते हैं कि डेल एस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल एस क्या होगा, तो इंथैल्पी मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। व्हाई इट इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, द माइग्रेशन और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई देयर रैंडमनेस इज आल्सो increases, so its entropy change will be positive, ओके? तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस जगह इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, चलो एंट्रोपी चेंज तो हमने देख लिया पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, जनरल कंडीशन, इन जनरल नॉट ऑलवेज, इन जनरल नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन के बनने के लिए एनर्जी बाहर से झोंकना पड़ता है, तो कुछ सॉल्यूशन के बनने में क्या होता है, एनर्जी बाहर आता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो बनता है उसमें एनर्जी क्या होता है, बाहर आता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में। लेकिन अगर कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लोगे तो उसमें एनर्जी क्या करना होगा, आपको सप्लाई करना पड़ जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है कुछ केसेस में। लेकिन मैंने क्या बोला, जनरल केस, हम यहाँ स्टडी किसका कर रहे हैं, स्पेसिफाइड करने नहीं कर रहे हैं एक एक चीज को, हम क्या बात कर रहे हैं, एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करें तो डेल एच भी क्या होगा आपका, निगेटिव होता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज निगेटिव। अगर हम जनरल बात करें तो ये जनरल बात है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन जनरल, है ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज जनरली नेगेटिव। वो सॉल्यूशन परमानेंट होगा, वो सॉल्यूशन बेहतर होगा जिस सॉल्यूशन के बनने में एनर्जी बाहर आएगा, वो सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स स्टेबलाइज इन द सॉल्वेंट बिटवीन द स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। वो सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेबलाइज कर जाता है। स्टेबलाइज मतलब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, स्टेबलाइज कर जाए। अगर आप उसको एनर्जी देते हो, सिंपल सोचो, अगर एनर्जी दोगे तो क्या होगा, दे वांट टू एवोपरेट या दे वांट टू मतलब क्या, सेपरेट, सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्टिकल दे वांट टू सेपरेट। तो जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप एनर्जी अगर सप्लाई कर दोगे तो सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होगा, एक दूसरे से भी भागना शुरू कर देगा। और सॉलिड सॉल्यूशन बनने का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट के चारों तरफ से क्या होता है, घिर जाता है। मैकेनिज्म सिखाएंगे आगे चल के। तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। ये जनरल केस है, नॉट ऑलवेज, जनरल केस। तो अब गौर करना, यहां से समझना, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहां क्या है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और डेल एच भी क्या है, तो डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलो इस इक्वेशन को यहां इंप्लीमेंट करते हैं। क्या लिखे थे, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एस क्या है आपका, पॉजिटिव, और डेल एच क्या है आपका, निगेटिव। तो इट विल बी व्हाट, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। अब ध्यान देना, अब तुम लोग ध्यान देना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का निगेटिव होना जरूरी होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल जी का पॉजिटिव होना जरूरी होता है, राइट। अब तुम बता दो कि डेल जी यहाँ क्या आया, नेगेटिव आया। तो सॉल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यस, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉट द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी डेल जी शुड बी negative, and for the non-spontaneous process del G should be positive. If del G is zero, the process is at dynamic situation, मतलब equilibrium stage पे आ गया। मतलब the process तो कुछ भी हो सकता है, एक रिएक्शन का हो सकता है, एक फिजिकल चेंज का हो सकता है, एक सोल्यूशन बनने का होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जो भी प्रोसेस चल रहा होगा, अगर डेल जी जीरो, दैट मीन्स
दे एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी सोचो, सिंपल सी बात है, एक तरीका और बताए थे। अगर मान, ये तो हो गया कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन। अगर हम जनरल भाषा में बात करें, अपने भाषा में बात करें, बोलचाल की भाषा में, तो क्या बताया गया था? स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं? दुनिया में जो भी घटना नेचुरली घट रहा है दैट विल बी, याद करो। तो चीनी को हम पानी में घुलाते हैं, क्या होता है? मेहनत करना होता है क्या? घुल ही जाता है नेचुरली। अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट 1 मिनट ज़्यादा कम ले, अलग बात है, लेकिन नेचुरली क्या होता है? डिजॉल्व कर जाता है। या ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, नेचुरली क्या करता है? डिजॉल्व कर जाता है। एक हवा इधर छोड़ते, एक हवा इधर छोड़ते, दोनों मिक्स कर जाता है, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। तो जो भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है दैट ऑल विल बी स्पॉन्टेनियस। तो सॉल्यूशन बनना भी कैसा प्रोसेस? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, डन। चलिए, तो सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन में किस किस तरह के एनर्जी की बात होती है? स्पॉन्टेनिटी क्या होगा? इंथैल्पी चेंज क्या होगा? फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? एंट्रोपी चेंज क्या होगा किसी भी सॉल्यूशन में? ये सब सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ बोलिए। फ्री एनर्जी चेंज का मतलब होता है यूजफुल वर्क को ही बोलते हैं एनर्जी चेंज। इफ यू डू वर्क दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने अगर काम किया दैट मीन्स आपका जो एनर्जी है, तो जो काम होने वाला जो एनर्जी है ना, उसको हमने बोला क्या? फ्री एनर्जी चेंज। द फ्री एनर्जी चेंज इज द यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क मतलब अगर आपने काम किया दैट विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स आपका काम कब कहलाएगा कि आपने काम किया? थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में अगर एनर्जी की भाषा में बात करें, आपका काम कब कहलाएगा? जब फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके काम करने से अगर एनर्जी डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने काम किया। तो फ्री एनर्जी को बोलते हैं यूजफुल वर्क। एक वर्ड दिया गया है, यूजफुल वर्क इज द फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी है बॉडी का, आप उसको यूज कर रहे हो। किस फॉर्मेट में कर रहे हो? काम के फॉर्मेट में कर रहे हो। तो काम के फॉर्मेट में कर रहे हो दैट मीन्स यूजफुल वर्क। इसलिए बोला गया है कि भाई सॉल्यूशन बना, अगर नहीं बनता, सॉल्यूशन का बनना मतलब सॉलिड सॉल्वेंट मिला, एक अच्छा काम हुआ तो सॉल्यूशन बना। अच्छा काम होने का, अब उस काम को किस नजरिए से देखेंगे? एनर्जी के नजरिए से देख रहे हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं? एनर्जी के नजरिए से देख रहे हैं। और किस एनर्जी के नजरिए से देख रहे हैं? फ्री एनर्जी के नजरिए से देख रहे हैं। तो फ्री एनर्जी के नजरिए में क्या हो गया? अगर सॉल्यूशन नहीं बनता, अब जैसे मान लो कि ये सैंड को पानी में मिलाते हैं, मिक्सिंग होता है? मिक्सिंग तो होता ही है, होमोजेनियस मिक्सिंग नहीं होता है। मिक्सिंग तो होता ही है, होमोजेनियस मिक्सिंग नहीं होता है, नहीं होता है। तो होमोजेनियस मिक्सर नहीं, मैंने क्या बोला? अभी जिस एग्जाम्पल को कर रहे हैं पहले एक एग्जाम्पल कर लो ना दोस्त, उसका दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो क्या मैंने बोला कि अगर सैंड को पानी में डालते हो, दोनों के बीच इंटर कम्बिनेशन नहीं होता है। इंटर कम्बिनेशन कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉलिड को होल्ड नहीं कर रहा, सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट को होल्ड नहीं कर रहा है। होल्ड करने का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करेगा, प्लस माइनस को इंटरेक्ट करेगा, माइनस, तभी ना इंटरेक्शन होगा। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा दोनों के बीच, सॉल्यूशन नहीं बन सकता। सॉल्यूशन बनने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी के साथ दोस्ती करेगा और चलता बनेगा। यहाँ भी कुछ उसी बात है। ये एनर्जी की बात से बात कर लिया। अब हम इसको ये एनर्जी के लैंग्वेज में सॉल्यूशन की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे फोर्स के नजरिए से कि फोर्स के नजरिए से सॉल्यूशन कैसे बात करते हैं, कि सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला? पहले तो आपने कंपोनेंट्स के आधार पर बात कर लिया कि सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर आपने किसके लैंग्वेज में बात कर लिया? एनर्जी के लैंग्वेज। ये सारी चीजें आप ही को जानना है, सारे कुछ आपके सिलेबस में, ठीक है। अगर तीसरे नजरिए की बात करें, तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूशन बन रहा है, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपल बोल सकते हैं कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच क्या वर्क कर रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट। फोर्सेज ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़े हुए हो, फोर्सेज पढ़े हुए हो ना, या नहीं पढ़े हो, नहीं याद है? तो दो यस पढ़ाए है ना, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन डिस्पर्सन फोर्स, लैंडर फोर्स के फॉर्मूले सब पढ़ाया हुआ है ना, या नहीं पढ़ाया हुआ? हाँ, याद तो नहीं होगा, है ना? तो इस सॉल्यूशन का जो बनने का जो प्रोसेस है, इसमें सॉल्यूशन के बनने का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कॉन्सेप्ट किस पर चलेगा? तो कॉन्सेप्ट बहुत साफ साफ चलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या? लाइक सॉल्वेंट भी लाइक होना चाहिए। अरे लड़का लड़की पसंद करेगा दूसरे को तभी ना ब्याह शादी होगा, और दोनों मुंह फुला के दूर नजरिया भागेगा तो कैसे ब्याह शादी होगा? अरे देखो ब्याह शादी का नाम है, सब मुस्कुरा रहा है बेचारा, सबका बत्तीसी दिख रहा है, क्या बात है, बत्तीसी सबका दिख रहा है, वही एक स्टैचू बना हुआ है। नहीं चलिए, तो यहाँ पर वही बात बोल रहा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब हो गया कि जो जैसा होगा उसी को पसंद करेगा। मतलब सॉल्यूट जिस नेचर का है, सॉल्वेंट भी उसी नेचर का होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। तो सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। अब इस लाइक के नीचे सॉल्यूट को लिख देते हैं समझने के लिए, और इस लाइक के नीचे किसको लिख देते हैं? सॉल्वेंट को लिख देते हैं, क्योंकि लाइक तो करना पड़ेगा, लाइक तो ठोकना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई काम होगा। सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? तो सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? तो ध्यान देना, अगर सॉल्यूट आयोनिक है तो सॉल्वेंट पोलर होगा। सॉल्वेंट कभी भी आयोनिक नहीं होता है, क्योंकि आयोनिक मटेरियल्स आर सॉलिड इन नेचर, आयोनिक मटेरियल्स आर सॉलिड इन। तो प्योर सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट कभी भी आयोनिक नेचर कभी कंसिडर किया ही नहीं जा सकता है, राइट? ठीक है, तो आयोनिक है तो पोलर होगा। दूसरा, अगर पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अगर इधर से नन पोलर है, अगर सॉल्यूट नन पोलर है और ये अगर पोलर है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? पहली बात, इसमें सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, पहला कंसिडर। तो देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ये जो सॉल्यूशन बाहर आया है, इसको देखो, कहता आयनिक जब पोलर में जाएगा तो सॉल्यूशन बनेगा, यस ठीक है। जब पोलर पोलर के टच में जाएगा तो भी सॉल्यूशन बनेगा, ओके। मैकेनिज्म भी सिखाएंगे टाइम आने पर, क्योंकि मैकेनिज्म की जरूरत है। और नॉन पोलर के टच में जाएगा तो कभी भी सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, आगे बात करते हैं। कहता है कि अगर इधर से क्या है, नॉन पोलर है, इधर से क्या है, नॉन पोलर है, और इधर से भी क्या है, नॉन पोलर है, इधर से भी नॉन पोलर है, इधर से भी नॉन पोलर है, तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इस चैप्टर की अगर हम बात करें, स्पेशली इस चैप्टर की बात करें, तो ये वाला कंडीशन जो है वो नहीं के बराबर सामने आएगा। मेनली दो ही कंडीशन सामने आपके बार बार देखने को मिलेंगे। एक दूसरा, ठीक है चलो ये बोल देगा, अब मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर मतलब कंपोनेंट्स दे देगा और बोल देगा कि भाई सब ठीक है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थात इस सॉल्यूशन में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका फटाफट नाम बता दो। तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा सॉल्यूट आयनिक है या पोलर है, ये तो पहचानना पड़ेगा। तो आयनिक है और पोलर है तो फोर्स कैसा होगा, आयन डायपोल इंटरैक्शन पढ़ाए थे, दिस इज आयनिक नेचर। और ये क्या है, डायपोल पोलर फोर्स, डायपोल, तो क्या बोलेंगे, आयन डायपोल इंटरैक्शन। तो यहां जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा फोर्स, आयन डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है। फिर पोलर पोलर आएगा सामने तो कौन सा फोर्स, यस डायपोल डायपोल फोर्स। कौन कौन सा फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ओके। और नॉन पोलर पोलर के मिलने से जो सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा लेकिन फोर्स तो लगेगा। फोर्स कौन सा, यस क्या नाम होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। और लास्ट में क्या है, नॉन पोलर, तो कौन सा फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, है ना।
डिस्पर्सन फोर्स। आप डिस्पर्सन फोर्स की बात करते हो, याद करना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एक स्पेशल केस आया था, कौन सा फोर्स? हाइड्रोजन फोर्स। कौन सा फोर्स? और इसी डाइपोल डाइपोल को अगर थोड़ा सा बढ़िया से पहचान लोगे तो इसी में एक और फोर्स सामने आ जाएगा जिसका नाम कौन सा था? हाइड्रोजन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन फोर्स बनने का 3 कंडीशन, कौन कौन सा? कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक ही सिंगल एग्जांपल था क्लोरल्डिहाइड का जो कि हाइड्रोजन फोर्स बनाता है क्लोरीन, और कोई भी एग्जांपल नहीं था। ये ऑलरेडी सब कुछ आपके कॉपी में मेंशन करवाया हुआ है कहीं ना कहीं। अब कहाँ पढ़ा है ये मुझे भी नहीं याद है, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ थोड़ा बहुत, है ना। तो फोर्स के नजरिए से क्लियर, एनर्जी के नजरिए से सॉल्यूशन क्लियर, कोई दिक्कत? सॉल्यूशन क्या होता है, बनता कैसे है, एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्यूशन में क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, फिर एनर्जी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंड देन आफ्टर द लास्ट सेक्शन इज फोर्स, कि फोर्स कौन कौन सा होगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन बन सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके डन, चलिए ओके नेक्स्ट। क्या भरा पड़ा है? नॉन पोलर बोला, भरा पड़ा रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है तुम्हारा जो मिक्सचर बन रहा है? ये तो कई बार हम लोग, हाँ हम हटे कि मेरे साथ फोटो लेना है। चलिए ठीक है, ओके देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक इसको जरूर रिवाइज करते रहना, हर एक बातों को रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन इज मैंडेटरी और वही बेनिफिशियल होगा। कल हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तब तक के लिए खैरियत रखिए, ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।